और अब बात करते हैं लगातार बढ़ती ठंड की। जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही। घाटी में बर्फ जबरदस्त पड़ी। गुलबर्ग में बहुत बर्फ गिरी है। बर्फ से ढकी वादियां आपको दिखाएंगे। वैष्णो देवी मार्ग पर भी लगातार बर्फ गिर गई है। जो सैलानी जा रहे हैं दर्शन के लिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माउंट आबू में टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुलमर्ग, कटरा, माउंट आबू, फतेहपुर, इन सभी इलाकों में जबरदस्त बर्फ पड़ी है। लगातार टेम्परेचर इन इलाकों में गिरा है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में मौसम और खराब होगा, तापमान और गिरेगा, बर्फबारी और भी ज्यादा होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 6 तस्वीरें देखिए किस तरह से जबरदस्त बर्फबारी हुई है घाटी में और लोग ठंड से बचने के अलाव का सहारा ले रहे हैं। खेत खलिहान में जो सब्जियां हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं क्योंकि ओस पड़ने की वजह से वो सब्जियां खराब हो रही हैं। कटरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। करीब करीब 3 से 4 फीट ऊंची बर्फ यहां पे पड़ी है। डोडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है और कटरा जाने वाले जो सैलानी हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में हैवी स्नोफॉल हुआ है। घाटी बर्फ से ढक गई है। गुलबर्ग में बर्फ की चादर बिछी हुई है लेकिन कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर पसरी हुई है। हालांकि दूर से पहुंचे सैलानी इस बर्फबारी का मजा जरूर ले रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुलमर्ग की एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है और सैलानी लगातार रोपवे के जरिए आनंद उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी गुलमर्ग की जहां पे घाटी बिल्कुल ढक गई है बर्फ से। हर तरफ से सफेद चादर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि जो सैलानी इस वक्त पहाड़ों पर गए हैं घूमने फिरने के लिए उनको जरूर मजा आ रहा है लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस बर्फबारी से परेशान है क्योंकि आवाजाही पे असर पड़ता है, फूड सप्लाई पर असर पड़ता है। इधर कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर भारी स्नोफॉल हुआ है। पूरी यात्रा मार्ग बर्फ से ढकी पड़ी है। त्रिकुट पर्वत पर सिर्फ बर्फ और बर्फ दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। कटरा जाने वाले सैलानियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है इस महीने में और जिस तरह से कटरा में जम्मू इलाके में बर्फबारी हुई है उससे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इतने हैवी स्नोफॉल में सैलानी, यात्री और जो माता के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं श्रद्धालु उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही रुक जाती है, सड़क मार्ग बंद कर दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं जब बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है वहां पे। पारा गिरने की वजह से श्रीनगर की डल झील भी जम गई है। ताजा हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आरिश बिलाल। देखिए रिपोर्ट। कल की बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में दोबारा से तापमान जो है लुढ़क गया है। गई रात को श्रीनगर में रात का तापमान -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में रात का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ठंडा है लेकिन धूप का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कल की बर्फबारी के बाद सर्दी की एक नई लहर उठी है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। खासतौर से गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। उधर श्रीनगर, जम्मू में भी उस बात पे भी कल अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा और नए साल के मौके पर भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। और इधर राजस्थान के माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन भी तापमान तेजी से गिरा। यहां न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 3 दिनों में माउंट आबू में पारा लगातार 4 डिग्री के नीचे गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फ जम गई है, नालियां जम गई हैं, नदियां जम गई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप और किस तरह से बर्फबारी का असर देखने को मिला है कि पेड़ पौधे भी बर्फबारी की वजह से जम गए हैं। माउंट आबू में लगातार 3 दिनों से जो पारा है वो माइनस में है। -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और आने वाले वक्त में तापमान और गिरेगा। मौसम विभाग ने इसकी आशंका जताई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कृषि कानून की। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 37 दिन से चली आ रही तनातनी के बीच सरकार ने कुछ नरमी दिखाई। हालांकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा है और 2 कानूनों को लेकर सरकार ने रद्द करने का भरोसा दिया लेकिन किसान अभी 2 कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के साथ अगली बैठक 4 जनवरी को होनी है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से किसान संगठन अड़े हुए हैं कि बाकी के 2 कृषि कानून भी रद्द होने चाहिए। हालांकि सरकार ने नरमी दिखाई है। 50% सरकार ने कहा कि 50% रजामंदी हो गई है। पराली को लेकर जो कानून था वो भी रद्द कर दिया गया है। बिजली बिल के भुगतान का जो कानून था वो भी किसानों के पक्ष में जाकर सरकार ने रद्द कर दिया लेकिन किसानों ने कहा है कि जब तक बाकी के 2 कानून रद्द नहीं हो जाते वो लगातार बॉर्डर पर प्रदर्शन करते रहेंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वहां क्या कुछ हो रहा है।
किसान आंदोलन का 36वां दिन, क्या सूरत हाल है वो हम आपको बॉर्डर बता रहे हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज का नज़ारा भी आपको दिखाऊं तो किसान लगातार यहां डटे हुए हैं और आज बॉर्डर पर यानी यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसान रक्तदान महादान कर रहे हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं। यहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम जो है वो पहुंची है और यहाँ पर जो किसान हैं वो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आप बुजुर्ग किसान भी यहाँ देख सकते हैं और वो टीम भी यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर्स की टीम भी है। वो जो एम्बुलेंस है उसमें ब्लड डोनेशन हो रहा है। लेकिन बात बनेगी क्या और कब बनेगी, क्योंकि जो किसानों से बात हुई उनका कहना है कि भले ही 4 में से 2 मांगे मान ली गई हैं, यानी इस हिसाब से 50% बनता है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जो 2 मुख्य मांग हैं वो मानना बेहद जरूरी है और उसके बगैर आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या यही है? यही है जी, बुद्धनगर से विनय नेहरा। और ये 2 मांगे जो हमारी तो थी, जो मुख्य मुद्दा जो हमारा है एमएसपी पे कानून बने और 3 कानून वापस हो। जो 2 मांगे मानी गई हैं उन्हें हम कितना फीसदी समझे कि काम हो गया है, कितना % हो गया आपका काम? चलो 2 कदम तो चले, धीर 3 बड़े चलो और वीर तुम बड़े चलो। तो आगे सकारात्मक सोच रहे हैं? सकारात्मक सोच अगर उनकी बन रही है तो फायदा ही है, हम जाड्डे में क्यों मरे हैं यहाँ। आज भाई ठंड का टाइम है, अगर वो बातें हमारी जो हमारा कानून है एमएसपी पे बनना है और ये जो कानून तीनों है वे वापस हो जावे, कुछ साहस तो किया। चलो साहस तो किया, बिल्कुल वो कह रहे हैं। ठंड भी बहुत है। ये जानना चाहेंगे जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप आप लोगों ने यहाँ लगवाया है, क्या कुछ चल रहा है? आप लोग महादान कर रहे हैं, बड़ा काम भी कर रहे हैं यहाँ पर लगातार 36वें दिन। किसान तो हमेशा से दान ही करता चला आया है, अन्नदान कर रहा है, ब्लड दान भी कर रहा है, अनेक तरह के दान करता है किसान। तो दान करने में किसान कहाँ पीछे है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना % काम हो गया? अभी % तो इसमें आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुख्य मांगे हैं हमारी उन पर तो अभी विचार चल रहा है। देखो 4 तारीख में उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि वो एक हट धर्मता छोड़ करके किसानों की जो मांगे है, मुख्य मांगे है, उस पर विचार करेगी और उसको लागू करना चाहिए हमारे विचार। 4 जनवरी को बनेगी क्या बात इस बार, लग रहा है? आप देखो, आश्वासन जो दिया है सरकार सोच रही है गंभीरता से, किसान भी सोच रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद सरकार इस बात को मान लेगी। तो आप सुन सकते हैं हमारे साथ। यहाँ मैं बता दूं कि गौरव टिकैत जी भी मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन युवा मंच के अध्यक्ष हैं, और उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ब्लड डोनेशन आज कैंप यहाँ पर लगाया गया है। सवाल मेरा यही है, 4 जनवरी को बात बनेगी, क्योंकि सकारात्मक एक जरूर अब सरकार की तरफ से भी रुख नजर आया है। ये तो पहले ही होना चाहिए था, सकारात्मक तरीके से जो है गवर्नमेंट को पहले ही जाना चाहिए। मेन इश्यू जो ये कानून वाला है और एमएसपी कानून वाला है, अब शुरुआत है। सरकार को भी चाहिए कि अब ये जन आंदोलन किसानों का है, इसको जो है समझ के और जल्दी से जल्दी इसका पटक्षेप हो और ये कानून वापसी हो। एक बढ़िया मजबूत सशक्त कानून बनाएंगे, मिल बैठ कर बनाएंगे। न इसका कोई प्रेस्टीज का इशू है कि वो सरकार हारेगी या किसान जीतेगा, ये कोई इशू नहीं है। ये जन भावनाओं की कदर जो है यहाँ के सरकारों को करनी चाहिए। और गाजियाबाद के बाद आप चलते सिंघू बॉर्डर, जहां पे मेरे सहयोगी आदित्य नायर हैं, वहां से वो हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट उनकी। 10 नवंबर को किसान आंदोलन जो है वो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे पहुंचा था और अब न्यू ईयर का वक्त आ चुका है। न्यू ईयर्स ईव पे किसानों ने यहाँ पे जितने भी दिल्ली और आसपास के एरिया की जनता है उनको लंगर के लिए बुलाया है और लंगर के लिए न्यू ईयर के दिन और न्यू ईयर से पहले वाले दिन बुलाया। और ये कड़कती ठंड में जब दिल्ली में 3 डिग्री से भी कम का तापमान चल रहा हो तो किसानों का ये आंदोलन जो है वो उतने ही जोश से चल रहा है जितने पहले दिन से चलता हुआ दिख रहा था। अब किसानों का कहना यह है कि कल जो मीटिंग हुई है केंद्र के साथ, उस मीटिंग में बात ये निकल के आई है कि पराली वाला जो बिल है और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिजली का जो बिल है वो दोनों वापस लेने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी केंद्र के साथ थोड़ी बहुत बातचीत अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा 4 जनवरी को एक और मीटिंग होनी है और 4 जनवरी को जो मीटिंग होनी है उसमें उम्मीद की जा रही है कि अब जो मेन बिल है, तीनों जो कृषि कानून है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। केंद्र का कहना यह है कि वो तीनों बिल वापस नहीं लेंगे। किसानों का कहना यह है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे
में वो अपने आंदोलन से नहीं हटेंगे। और इसी के बीच में अब ये देखना बाकी है कि क्या किसान और केंद्र के बीच में एक नेगोशिएशन निकल पाता है, क्या तीनों के बीच में एक बात निकल पाती है जिससे कि दोनों पक्ष जब वो टेबल से हट के जाए, दोनों पक्ष जब एक डिसीजन पे पहुंचे तो दोनों ही खुश वहां से टेबल से हटे। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और बीते 37 दिनों से किसान अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी के जो 2 कानून हैं जब तक रद्द नहीं हो जाते तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बॉर्डर पे इस वक्त किसान किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में किसान आंदोलन की तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन लोगों को हैरान कर रहा है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान किस तरह डटे हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़े कई वीडियोस ने लोगों को चौंकाया। किसान आंदोलन में पिज्जा लंगर का वीडियो खूब वायरल हुआ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए पिज्जा लंगर चलता है। ये लंगर मोहाली से आए युवा चलाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए सैलून सेवा का भी वीडियो खूब वायरल हुआ। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी आवाज तो बुलंद कर ही रहे हैं, साथ ही स्वाभिमान, अनुशासन और मैनेजमेंट की ऐसी मिसाल भी पेश की जिसे देखकर सब दंग हैं। किसान जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रदर्शन के लिए आए हैं उसी को अपना घर बना लिया है। खास बात यह है कि इस घर में एसी भी लगा है। और अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार में एनडीए में तनातनी की खबर के बीच आरजेडी नेता के एक दावे से माहौल गर्म हो गया। श्याम रजक ने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। आरजेडी पर पहले भी आरोप लगा कि वो एनडीए की सहयोगी पार्टियों पर चारा फेंक रहा है। इस बार दावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बारे में किया गया। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाने वाले श्याम रजक ने दावा कर दिया कि जेडीयू के कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फैसले ले रही है और जिस तरह से अंकुश लगाने का काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री के दायित्व होते हैं उसका भी हॉबी होकर करके भारतीय जनता पार्टी उस तरह के फैसलों का घोषणा कर रही है। ये अपने आप में जनता दिल्ली के जो एमएलए हैं वो सब परेशान हैं और कुछ हारे भी बीजेपी के कारण, तो ये सारी चीज आ रहे हैं। इससे पहले उदय नारायण चौधरी ने सीधे नीतीश कुमार को ऑफर देकर माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी को सीएम पद के लिए समर्थन दें तो आरजेडी नीतीश को पीएम पद के दावेदार के तौर पर समर्थन देगी। लेकिन इसके उलट श्याम रजक ने जेडीयू में फूट के संकेत दे दिए। कहा कि बिहार सरकार में बीजेपी की बढ़ती दखलंदाजी की वजह से जेडीयू के कई विधायक परेशान हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जवाब में कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है तो बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्याम रजक ने साफ कहा कि इंतजार जेडीयू के 25 विधायकों के पार्टी छोड़ने का है ताकि उन पर दल बदल का कानून लागू ना हो। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इसे श्याम रजक का ख्याली पुलाव बताया है। और बिहार के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यूपी में कमिश्नरी बनने के बाद नोएडा पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने एक आयोजन के जरिए मीडिया को यह बताया कि कोरोना के मौजूदा दौर में लोगों का भरोसा जीतने और नोएडा जैसे आर्थिक केंद्र में हालात बेहतर रखने के लिए उनके महकमे ने कितना कुछ किया। इस आयोजन में नोएडा पुलिस के अधिकारी भी थे जिन्होंने आगे की योजनाओं और रणनीति पर भी कई बातें बताई। पुलिस और मीडिया का इस तरह का संबंध बेहतर तो है, लेकिन कम देखा जाता है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह अपने आला अधिकारियों के साथ मंच पर थे और सामने पत्रकार थे। जैसा आप सभी अवगत भी हैं, लेकिन आई थॉट कि आई जस्ट जॉग योर मेमोरीज कि जनवरी 2020 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इकोनॉमिक कैपिटल गौतम बुद्ध नगर और पॉलिटिकल कैपिटल लखनऊ में एक नए पुलिस एक्सपेरिमेंट की परिकल्पना की और उसके संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 2 कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में लागू की गई। नोएडा पुलिस आज की तारीख में कैसे काम करती है और महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। जितने भी हेड्स हैं मोरलेस सभी में हमारा अपराध कम हुआ है। कुछ हेड्स को छोड़ के एक डाउरी डेथ में हमारा थोड़ा बड़ा है और बाकी
जो 363-66 वाला उसमें लगभग। नोएडा पुलिस ने अपने करीब साल भर की कमिश्नरी वाली व्यवस्था में अपराध पर खासी लगाम लगाई है। ये एक बेहतर संकेत दिखा। 11 और थाने और 2 चौकियां जो गौतम बुद्ध नगर में और जो हमारा फ्यूचर एरिया है जहां पर जेवर की तरफ जहां हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर हम 11 थाने और 2 पुलिस चौकियां और स्थापित करेंगे। इससे हमारा मानना है कि एक इंक्रीज नंबर से, इंक्रीज प्रेजेंस से हम जो पुलिस की सेवाएं हैं वो सुगमता से लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। नोएडा में सर्विलांस बढ़ाने, साइबर क्राइम के लिए नेटवर्क के मजबूत करने और गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा पहुंचाने जैसी योजनाओं की जानकारी भी इस मंच से दी गई। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। लगातार कोरोना की वजह से जो हाहाकार मचा था 2020 में, उसे लेकर लगता है कि 2021 में हालात और बेहतर होंगे। सरकार ने कई राज्यों में ड्राई रन किया है और वो कोशिश कर रही है कि जब बाजार में कोरोना की वैक्सीन आए तो सभी को वक्त रहते वैक्सीनेशन किया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि एहतियात अभी भी जरूरी है और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी हैं। पूरे भारत में 2 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसका फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों पूरा किया गया। वहां कृष्ण राजकोट, गांधीनगर, लुधियाना, शहीद भगत सिंह नगर, सोनीपत और नलबाड़ी जिलों में 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन किया गया। वैक्सीनेशन का काम भी बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके, इसके लिए ड्राई रन बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह होता है कि वो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि अगर वैक्सीन बाजार में आती है तो वक्त रहते लोगों तक कैसे पहुंचती है। इसके लिए सरकार ने अलग अलग टीमें बनाई हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीमें इस वैक्सीनेशन का ड्राई रन करेंगी और उसके बाद जब बाजार में वैक्सीन आ जाएगी तो उसी तरह से, उसी फॉर्मेट में लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, वैक्सीन वक्त पर अगर बाजार में आई तो जुलाई तक देश से कोरोना लगभग खत्म हो जाएगा। भारत कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। नए साल में वैक्सीन आने से राहत मिलेगी, फिर भी पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई कड़ाई के साथ ही जीती जा सकती है। 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। इस बीच ब्रिटेन से आए कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप मचा, जिसकी दस्तक दिल्ली में भी हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 4 लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में ब्रिटेन से आने वाले लोगों की पहचान करके उन पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। नए स्ट्रेन की जांच में मिले संक्रमित मरीजों को दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा है। देश भर में नए स्ट्रेन के अब तक 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लगातार इनके बढ़ने की आशंका है। हॉस्पिटल में 38 पॉजिटिव पेशेंट हैं जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। उनमें से 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए। पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूं कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया है। किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है और मिलकर घबराने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं बंगाल का सियासी घमासान सीबीआई की एंट्री से और चढ़ गया है। आज सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी मवेशी तस्कर घोटाले को लेकर की गई थी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई कोर्ट से लगातार विनय मिश्रा को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। विनय मिश्रा को तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का भी करीबी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
सीबीआई की टीम कोलकाता में वीना मिश्रा के ठिकानों पर पहुंची। 2 ठिकानों पर मवेशी घोटाले और एक जगह पर कोयला चोरी मामले में रेड मारी गई। सूत्रों का कहना है कि कोलकाता में वीना मिश्रा के बाकी ठिकानों पर भी छापेमारी जल्द हो सकती है और लगातार पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण जिस तरह से और गहरा होता जा रहा है, एजेंसियां भी अपने काम में लग गई हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पश्चिम मिदनापुर में बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। খালি হাতে কোনো দেবী আছে দেখেছেন? যদি হয় তো হিন্দু দেবতা নয়। उधर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। शुभेंदु नंदीग्राम में जख्मी हुए बीजेपी समर्थकों से मिलने अस्पताल पहुंचे। 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने जा रहे समर्थकों पर हमला हुआ था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी बस पर पथराव किया। इस दौरान कई बीजेपी समर्थक जख्मी हुए, जिनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहा है जिस तरह से बिहार के बाद लगातार पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण गर्म होता रहा। वहां पे रक्त चरित्र देखा गया है। चुनाव से पहले जमकर हिंसा होती है, मारपीट होती है, आगजनी होती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घुसकर घर में तोड़फोड़ की है, विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की है। बीजेपी का दफ्तर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पे सभी चीजें तोड़ी फोड़ी गई हैं। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल की दस्तक के बाद भारत ने भी किया 2021 का स्वागत। कोरोना संकट के कारण कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। 4 मई से 10 जून तक होंगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 1 मार्च से होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। 15 जुलाई तक आ सकते हैं परीक्षा के नतीजे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी संगठन में किए अहम बदलाव। सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वी सतीश को संगठक के तौर पर नियुक्ति। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी। किसानों के आंदोलन का 37वां दिन। नए साल का जश्न न मनाने का किसान संगठनों ने किया ऐलान। विरोध में निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईएएस अधिकारियों को किया गया तबादला। हाथरस डीएम भी हटाए गए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान। कहा, हिंदू अपने अस्तित्व के लिए उठाए हथियार। पुलिस स्टेशन जाने से पहले ले बदला।